राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी अब तक। माही ने कहा, बड़ी जल्दी कहा। कितने महीने से तो तुम मेरे पास ही सो रहे ना। पहले तुम मेरे रूम में ज़बरदस्ती आ जाते थे और मेरी मना करने पर भी नहीं जाती थी, और अब मैं तुम्हारे रूम में आ गई हूँ तो मुझे छोड़कर अब्रॉड जा रहे हो। रणवीर को अब माही पर इतना प्यार आ रहा था कि उसने टाइटली माही को अपनी बाहों में भर लिया, और रणवीर ने इतना जोर लगाया कि माही घुटी हुई आवाज़ में बोली, अरे क्या करो, मुझे निपटा ही दोगे क्या, छोड़ो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब तुम इतनी क्यूट सी शक्ल बनाओगी तो मेरा मन तो ही करेगा ना कि तुम्हें और टाइटली हक करूं। माही रणवीर के कंधे पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या करो, तुम्हारी इकलौती बीवी हूँ, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। रणवीर ने हंसते हुए माही को छोड़ दिया और अपना फ़ोन चेक करते हुए बोला, अब हो गया ना तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से, अब आगे। माही का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि रणवीर उसे छोड़कर जाए। हाँ, कुछ दिन पहले की बात होती तो शायद माही तो इस खबर से उछल ही पड़ती, लेकिन अब बात थोड़ी अलग हो गई थी। माही रोने वाली शक्ल बना रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने जब माही की तरफ देखा तो अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो तुम वाकई में नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, है ना। रणवीर जिस तरह से माही को देख रहा था, उसके कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। माही अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ करने लगी और हकलाते बोली, हाँ वो तो मैंने बस इसलिए कहा था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, नहीं माई, बात तो कुछ और है। देख रहा हूँ मैं तो अब तुम मेरे बिना रह नहीं पाती हो। माही ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, इतनी भी ज़्यादा क्या प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तो थोड़ा सा। अब तक माही पीछे दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। रणवीर ने अपना एक हाथ वॉल पर रखा और दूसरे हाथ से माही के चिन को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, तो फिर कैसी बात है, सब समझ रहा हूँ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। ठीक है, मैंने जाना कैंसिल कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। माही ने हैरानी से पूछा, शर्त, कौन सी शर्त। तो रणवीर ने धीरे से माही की कान की तरफ झुकते हुए कहा, जो काम सुहागरात को अधूरा छोड़ दिया था उसे आज और अभी पूरा कर लेते हैं, क्या सोचती हो। रणवीर का ये कहना था कि माही ने जल्दी से रणवीर को खुद से दूर धकेला और दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन जाते जाते वे पीछे मुड़ी और रणवीर से कहा, 2 दिन का कहा है ना, तो 2 दिन में वापस लौट आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। रणवीर ने कहा, अच्छा जरा मेरे पास आकर कहो। रणवीर इससे पहले कि माही के पास पहुंचता, माही जल्दी से रूम का डोर ओपन कर बाहर भाग गई। माही की इस हरकत पर रणवीर को हंसी आ गई। उसने अपना सिर ना में हिलाया और वापस अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, ये लड़की बिना एक नंबर डायल कर अपने कान पर लगाया। सामने से आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए रणवीर से कहा, मैं रेडी हूँ निकलने के लिए, तुम तैयार हो। आदित्य ने कहा, हाँ मैं भी तैयार हूँ, बस आता हूँ। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर रणवीर की गाड़ी आकर रुकी। आदित्य की गाड़ी उसके पीछे ही थी, पर वहाँ पर रणवीर पहले ही खड़ा हुआ था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी नज़र जब रणवीर की पर गई तो गाड़ी से बाहर आ रहा था। उसने फिर सामने वाले से कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये कहकर राजवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर राजवीर के सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, यहाँ तुम सब संभाल लोगे ना। राजवीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सारी मेरी है। आदित्य ने कहा, राजवीर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें प्लीज़ कॉल करना। राजवीर ने कहा, मैंने कहा ना, यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ तुम लोग वहाँ का देखना, क्योंकि जहाँ तुम इस वक्त जा रहे हो वहाँ खतरा बहुत है। रणवीर ने कहा, वो बस मैं देख लूँगा। ये कहकर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रणवीर तुम्हें ज़रूरी बात भी तो पता नहीं थी ना। रणवीर ने सवालिया नज़रों से राजवीर की देखा। क्या हुआ रणवीर। रणवीर आकर वापस आदित्य और राजवीर के सामने खड़ा हुआ और कुछ सोचते हुए कहा, वो ब्लैक स्टोन गेम इंडिया में एक्टिव हो गया है। रणवीर ने कहा, कब से। तो राजवीर ने कहा, मुझे कल ही इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली है।
आदित्य ने कहा, आखिर इसका लीडर है कौन? इंडिया में क्या करता आया है? राजवीर ने कहा, मेरे ऑफिस वाले पता लगा रहे हैं। फिलहाल पता चला है उसके कुछ आदमी मुंबई में भी देखे गए हैं। रणवीर ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद आकर लौटता हूँ, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि वहाँ से आकर ही मैं कुछ इस बारे में इनके ध्यान दूंगा। राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो रणवीर ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, चलो देर हो रही है। आदित्य ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और रणवीर के साथ प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। राजवीर उन्हें जाते हुए देख रहा था, तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से रिंग करने लगा। राजवीर ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा। ये नंबर उसके खास आदमी का था। राजवीर ने फ़ोन पिक करके कान पे लगाया और पूछा, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन है? सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर राजवीर की भौहें सख्त हो गईं। उसने कहा, नज़र बनाए रखो, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। राजवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। कॉलेज में भाई एक पेड़ के नीचे घास के ऊपर बैठी हुई बुक पढ़ रही थी। आलिया उसके पास आकर बैठे हुए बोली, हे तुम्हें क्या हुआ? आज सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। माही ने कहा, बस ऐसे ही, मेरी किसी से बात करने की मन नहीं कर रहा है। तो आलिया ने कहा, माही, हमने तुझे कुछ इतना उदास तो नहीं देखा कभी। कोई बात है क्या? क्या जीजू ने तुम्हारी कोई लड़ाई हुई? तो माही ने कहा, लड़ाई तो नहीं हुई, पर वो अब्रॉड गए हुए हैं। माही ने मुंह बनाते हुए कहा। तो आलिया ने हंसते हुए कहा, अरे तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? पहले तो तू खुद ही कहती थी ना कि तेरा डेविल हस्बैंड तुझसे दूर चले जाए और जीजू दूर गए तो तुझे बुरा लग रहा है। माही ने बुक साइड में रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुझे जीजू की कंपनी अच्छी लगने लगी है ना? यही बात है ना? माही ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, पर मुझे अकेला अकेला सा फील हो रहा है। अच्छा वो सब छोड़, तू बता, राजवीर भाई तुझे परेशान तो नहीं करते ना? तो आलिया ने राजवीर का जिक्र सुनते ही अपनी नज़रें शर्म से झुका ली। आलिया को ऐसा करते देख माही ने कहा, आली तू शर्मा क्यों रही है? बता ना, अगर राजवीर भाई तुझे परेशान करे तो मुझे कह देना। अब तो मेरे पास उनकी बहन होने की पावर भी है, मैं उनसे झगड़ा कर सकती हूँ। आलिया ने कहा, वो सब छोड़ना माही, अब हस्बैंड है तो परेशान तो करेंगे ना? आलिया ने यह बात इतनी शर्माते हुए कहा कि माही को हंसी आ गई। उसने आलिया के सर पर टैप करते हुए कहा, इसका मतलब मेरी आलू का भी राजवीर भाई की कंपनी अच्छी लगने लगी है। तभी निया की आवाज़ उन दोनों के कानों में सुनाई दी और यहाँ उस कह रही थी, और यहाँ तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो और मैं पूरे कॉलेज में ढूंढती फिर रही हूँ। माही ने निया की तरफ देखा जो कमर पर हाथ रख के दोनों को देख रही थी। माही ने कहा, आजा तू भी मीटिंग में शामिल हो जा, वहाँ तू खड़ी क्या कर रही है? निया ने जाकर घुटनों के बल उन दोनों के सामने बैठी और बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे बिना? तो माही ने कहा, कुछ नहीं, हम एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट रहे थे। तू बता, तुझे कौन सा दुख लगा है? निया ने कहा, यार मेरा मन कर रहा है कहीं बाहर चलने का, चले क्या? माही ने आलिया की तरफ देखा और फिर निया से कहा, ये बात तो हमने सोची ही नहीं, कितने दिन हो गए ना हम लोग पहले की तरह बाहर एंजॉय करने नहीं गए। आलिया ने कहा, हाँ मैं अखिल को भी बुला लेती हूँ, उसे भी साथ ले चलते हैं। ये कहकर आलिया फ़ोन पर अखिल का नाम डायल करने लगी तो माही ने जल्दी से उसका हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, उस गधे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आजकल मेरे हस्बैंड का एजेंट बना हुआ है। अगर उसे पता चला ना कि हम कहीं बाहर गए हैं, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, तो पक्का पहले के इन्फॉर्मेशन मेरे हस्बैंड तक पहुंच जाएगी। पहले इन्फॉर्मेशन, आलिया ने कहा, पर वो तो हमारा दोस्त है ना? तो माही ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, अब वो मेरे हस्बैंड का चेला बन गया है। निया ने कहा, फिर ठीक है, हम उसे कुछ नहीं बताने वाले, हम कोई बहाना बनाकर चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम कॉलेज से पिछले गेट से जाएंगे। आगे तो हमारे वो बैठे हुए हैं ना सारे बॉडीगार्ड्स, हमें जाने नहीं देंगे। तीनों ने मिलकर एक साथ प्लानिंग बनाई और एक साथ हाई फाई करते हुए कहा, लेट्स एंजॉय। कुछ ही देर बाद तीनों कॉलेज के पिछले गेट से कॉलेज से बाहर निकल गए। बिना किसी सिक्योरिटी के भी तीनों ही किसी
आज़ाद पंछी की तरह फील कर रहे थे और अक्सर को वो ऐसा करते भी रहते थे। अच्छे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी सिक्योरिटी उनके साथ हो। पहले आलिया को इस बात के लिए फ़िक्र नहीं थी, लेकिन राजवीर ने भी उसे सिक्योरिटी में रहने की हिदायत दी थी। इसलिए जब भी वो कॉलेज आई थी या बाहर कहीं जाती थी तो उसने सिक्योरिटी गार्ड हमेशा उसके साथ रहते थे, जिस बात से आलिया भी परेशान होने लगी थी। उसे काफ़ी बड़ा सा फील होने लगा। हालांकि राजवीर की बात भी अपनी जगह सही थी। राजवीर का बड़ा गैंगस्टर था और अक्सर उनके दुश्मन उस पर हमला, उसकी फैमिली पर अटैक करने की फिराक में रहते थे। आलिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन राजवीर अच्छे से जानता था। इसलिए वो आलिया की सेफ्टी के लिए उसके अक्सर ये हिदायत दिया करता था। तीनों ही एक वक्त चटपटी चाट एंजॉय कर रहे थे। माही ने एक चम्मच भेलपुरी अपने मुंह में डालते कहा, वाह आलिया, इसका मुकाबला 5 स्टार का होटल का खाना भी नहीं कर सकता। सही बता रही हूँ, इतने दिनों बाद इसे खाकर मज़ा आ गया। वहीं भेलपुरी वाले भैया ने कहा, भैया इसमें तीखा थोड़ा और मिलाओ। ये कहकर उसने उसकी प्लेट भेलपुरी वाले भैया के आगे कर दी। निया ने कहा, तू सही करिए भाई, आज इतने दिनों बाद लग रहा है कि हम कितने आज़ाद हैं। यहाँ समुद्र के किनारे कई सारे लोग टहल रहे थे। वहाँ पर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, जिसमें वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा बना हुआ था। कुछ देर बाद में तीनों ही वहाँ रखी छोटी छोटी चट्टानों पर आकर बैठ गए और मस्ती करने लगे। काफ़ी देर हो गई थी तो माही ने कहा, यार शाम होने को आई है, अब घर चलना चाहिए, वरना दादी बहुत डांटेंगी। अब तक तो हमारी बॉडीगार्ड्स ने भी घर पर इन्फॉर्म कर दिया होगा। निया ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह मुझे तो ये सोचा ही नहीं था। जल्दी निकल माही, वरना आज पक्का हमारी क्लास लगने वाली है। आलिया ने भी खड़े होते कहा, यार तुम दोनों के चक्कर में मैं भी डांट खाऊंगी। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं इस तरह से बिना सिक्योरिटी के बाहर गई हूँ तो पक्का मुझे ना कोई सजा मेरे लिए पहले तैयार करके रखेंगे। तो तीनों सड़क के किनारे आई और आसपास कोई ऑटो या टेम्पो देखने लगी। निया ने हाथ दिखाया और ऑटो वाले ने रोका और तीनों इसमें बैठने ही वाली थी कि तभी माही को कुछ याद आया और उसने निया से कहा, निया मैं अपना फ़ोन वहीं भूल आई हूँ यार। तो निया ने कहा, माही क्या करती है, पहले ही इतनी देर हो रही है और तू देख देर करवा रही है। तो आलिया ने कहा, माही अब जल्दी से फ़ोन लेकर आओ, हमें जल्दी से जल्द घर पहुंचना है। माही ने कहा, बस तुम लोग 2 मिनट रुको, मैं भाग कर गई और भाग कर आई। ये कहकर माही ने बिना उन्हें कुछ कहे मौका दिए जल्दी से वहाँ से भाग गई। माही ने अपना फ़ोन एक चट्टान पर रखा हुआ मिल गया, जिसे देखकर अब उसकी सांस में सांस आई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, थैंक गॉड ये यहीं पर रखा है। माही अपना फ़ोन देखते हुए आगे बढ़ रही थी, कब अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए सड़क किनारे पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर तरफ खींच लिया, जिससे माही के मुंह से एक चीख निकली और वो सीधा किसी के मजबूत सीने से आ टकराई। माही ने सिर उठाकर सामने वाले शख्स की तरफ देखा तो जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। माही ने उसे थोड़ा दूर होते हुए कहा, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? तो उस शख्स ने कहा, अगर मैं तुम्हें अभी ऐसे नहीं खींचता तो मुझ तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर मर जाती। माही ने अपने आसपास देखा तो उसे हैरानी हुई। वो फ़ोन देखते हुए इतनी बिजी हो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब सड़क किनारे चलते हुए सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी। वो शख्स माही की बाँह पकड़े उसे सड़क किनारे लेकर आया और उसका हाथ छोड़ते बोला, तुम इतनी ज़्यादा इडियट हो क्या अपने फ़ोन की कि तुम आसपास देखती ही नहीं हो? एडिक्टेड हो क्या फ़ोन की? माही ने थोड़ा शर्मिंदा होते देखा, वो मेरा ध्यान नहीं गया। फिर स्माइल करते हुए कहा, वैसे थैंक्स, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हें नहीं पता मेरी जान कितनी कीमती है। माही की बात सुनकर उस शख्स के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसे अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? माही ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ और फिर उसने हैंडशेक करते हुए कहा, मैं हूँ माही, और तुम्हारा नाम क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मैं हूँ समर्थ। समर्थ को माही बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी लड़की लगी। समर्थ ने माही से कहा, माही आगे से ध्यान रखना, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। तो माही ने कहा, ओके मैं ध्यान रखूँगी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तभी समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, हे माही रुको।
माही ने पलटकर समर्थ की तरफ देखा तो समर्थ भागते हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं शहर में नया हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? माही ने कुछ सोचते हुए कहा, पर मैं तो तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी दोस्त कैसे बन सकती हूँ? तो समर्थ ने कहा, अरे कैसे नहीं जानती हो, मेरा नाम समर्थ है और तुम्हारा नाम माही, तो हो गई ना जान पहचान। माही ने कहा, ठीक है, मैं तो तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। तो समर्थ ने कहा, तो करो हैंडशेक। इस बात पर माही ने भी मुस्कुराकर हैंडशेक किया और कहा, वैसे तुम क्या करते हो समर्थ? समर्थ ने कहा, किसी दिन तुम मुझसे मिलोगी तब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। माही ने कहा, तुमसे मिलना? तो समर्थ ने कहा, अरे मेरे तुम्हारी जान बचाई है तो तुम इतना तो समझ सकती हो ना कि मैं बुरा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। तो माही ने मन ही मन कहा, कहो तो सही, कह तो सही रहा है। फिर माही ने समर्थ से कहा, मैं वैसे तो तुम्हारे मिलने अकेले नहीं आ सकती हूँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे कॉलेज में ही आ जाना, हम कैंटीन में बैठकर ढेर सारी बात करेंगे। समर्थ ने कहा, चलो ये आइडिया भी ठीक है, बाकी जब धीरे धीरे तुम मुझे जान जाओगी तो समझ जाओगी मैं तुम्हें, मुझसे कोई खतरा नहीं है। माई ने कहा, अब तो वो वक्त बताएगा ना समर्थ। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो समर्थ ने एक बार फिर से उसे रोकते कहा, अरे मैडम अपना नंबर तो देती जाओ, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगा? एक्सक्यूज़ मी। माही ने हंसते हुए अपने सिर पर टैप किया और समर्थ से कहा, ओके मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, पर मुझे मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लूँगी। ओके। माही ने समर्थ को जल्दी से अपना नंबर बताया और वहाँ से भाग गई। समर्थ ने माही का नंबर अपने फ़ोन में डायल किया और फिर उसके फ़ोन पर एक मिस कॉल दे दी। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई में कितनी क्यूट लड़की है और कितनी खूबसूरत भी। माही भी जल्दी से ऑटो में बैठी और वहाँ से निकल गई। माही और निया जब घर पहुँचे तब उस वक्त दादी सोफे पर बैठे उन्हीं का वेट कर रही थी। दरअसल माही और निया का कॉलेज दोपहर में ही छूट जाता है और अब शाम के 7 बज गए थे, इसलिए दादी उन दोनों को लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके साथ जाने वाला गार्ड्स ने बताया दिया था कि वो दोनों कॉलेज में है ही नहीं। और माही को आते देखकर दादी ने थोड़ा सख्ती के साथ कहा, कहाँ गई थी दोनों? तभी निया और माही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागकर दादी से अगल बगल में हक करके बोली, दादी आज हम दोनों घूमने गए थे। दादी ने गुस्से से कहा, घूमने गए थे अकेले बिना किसी कार्ड के? तो माही ने दादी को मस्का लगाते हुए कहा, दादी मेरी अच्छी दादी, आपको पता है ना, जब ये दूध हमारे पास सिर पर टंगे होते ना तो हम कोई एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। निया ने भी माही की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दादी सच्ची में। दादी ने कहा, वैसे गए कहाँ थे? माही ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, हम दादी बीच साइड घूमने गए थे, आपको पता है हमने वहाँ पे गोलगप्पे, पानी पूरी, पकौड़े, चाट और गुड़िया के बाल खाए थे। तो दादी ने कहा, क्या तुमने भेलपुरी भी खाई थी, वो चटपटी वाली? तो निया ने कहा, हाँ दादी क्या टेस्ट था उसका, वो मेरे मुंह में पानी आ गया सोच कर ही। तो दादी ने कहा, तो मेरे लिए भी ले आती ना, तुम्हारे दादा तो मुझे वैसे भी बाहर का नहीं खाने देते हैं। तो माही ने कहा, सॉरी दादी, अगली बार जाएंगे तो आपके लिए भी पक्का लेकर आएंगे। तो दादी ने कहा, अरे कल ही चलते ना, हम कल संडे है तो हम भी ऐसे ही एंजॉय करेंगे। दादी भी अब बच्चों के साथ पूरी तरह से बच्चा बन गई थी। तभी दादाजी जो कुछ पहले ही वहाँ आ गए थे और इन तीनों की बात सुनकर रुक गए थे, उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर और कहाँ जाने की बात हो रही है? दादाजी की आवाज़ सुनकर तीनों की बोलती बंद हो गई और उन तीनों ने एक साथ पलटकर पीछे की तरफ देखा जहाँ दादाजी दादी को घूर रहे थे। दादी ने पत्ती सी दिखाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम मंदिर जाने की बात कर रहे थे, कल संडे है ना तो सोचे कि बच्चों को साथ मंदिर हुआ हूँ। तो दादाजी ने कहा, किस साइड मंदिर, कौन सा मंदिर बना हुआ है निर्मला जी? बीच साइड पर। बीच की बात सुन ली थी उन्होंने। माही, निया, दादी तीनों ही ने एक दूसरे को तरफ देखा और जैसे कह रहे हो पकड़े गए, हो गया प्लान फ्लॉप। तभी दादी ने कहा, हाँ हम बीच साइड जा रहे थे चाट पकौड़े खाने, आपको उसे क्या? तो दादाजी ने कहा, तुम्हें पता है ना निर्मला, अब तुम पहले की तरह नहीं रही हो,
आप बूढ़ी होती जा रही हो, ये बाहर का खाना खाना बंद कर दो। निर्मला जी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो मुझे कहीं लेके जाते नहीं, और अगर मैं बच्चों के साथ जाकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ तो उसमें भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं। चलो दोनों हम रूम में बैठकर बात करेंगे, वरना यहाँ पर लोग हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये कहकर दादी वहाँ से दंदनाते हुए अपने रूम में चली गई। अधिराज जी ने उन्हें जाते हुए देखा और नाव में सर हिलाते हुए कहा, कौन कहेगा ये बुढ़िया 70 साल की हो गई है, हरकतें तो देखो इसकी। तभी माही ने दादाजी की बात पूरी करते हुए कहा, है ना बिल्कुल हमारी तरह। दादाजी मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलिए, आपको मस्त वाली चाट खिलाऊंगी। दादाजी ने माही को देखते हुए कहा, पहले तो ये बताओ बिना सिक्योरिटी के बाहर क्यों गई थी माही? माही ने जल्दी से कहा, अरे वो दादी ने मुझे बुलाया, मैं भी आती हूँ। यह कहकर माही बिना दादाजी की बात सुने वहाँ से भाग गई। दादाजी ने कहा, ये लड़की भी ना, इसे समझ क्यों नहीं आता कि इसका इस तरह से अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। वहीं निया ने भी माही का साथ देते हुए कहा, अरे भाई मुझे भी तो साथ में ले लो, यहाँ क्या डांट खाने के लिए छोड़कर जा रही है। ये सुनकर निया भी जल्दी से माही के पीछे पीछे भाग गई। तभी सामने से माधव ने आते हुए कहा, बड़े मालिक आपसे कुछ बात करनी है। माधव ने कहा, बड़े मालिक मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माधव के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे, जिसे देखकर अधिराज जी समझ गए कि जरूर कोई सीरियस वाली बात है। इस पर अधिराज जी ने कहा, यहाँ नहीं, मेरे स्टडी रूम में चलो। दादाजी स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। दादाजी अपनी रेलिंग चेयर पर बैठे हुए थे और वहीं माधव उनके साइड में ही खड़ा हुआ अपने हाथ बांधे बोला, मालिक वो मुंबई में ही आया हुआ है। दादाजी ने पूछा, और किसकी बात कर रहे हो तुम? माधव ने कहा, राजेंद्र इस वक्त मुंबई में है। यह सुनकर अधिराज जी ने चौंकते हुए माधव की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो यहाँ क्यों आया है और किस लिए? तो माधव ने कहा, हमारे आदमियों से पता चला है कि वो माही बिटिया के लिए यहाँ आया है। अधिराज जी ने कहा, अब उसे क्या काम है माही से? फिर कुछ सोचने के बाद कहा, धीरेन शेखावत भी इस वक्त मुंबई में है ना? तो माधव ने कहा, जी मालिक। यह सुनकर अधिराज जी किसी गहरी सोच में चले गए। फिर उन्होंने माधव से कहा, माही की सिक्योरिटी बढ़ा दो, आज के बाद वो अकेले कहीं बाहर नहीं जाएगी। माधव ने कहा, ठीक है मालिक, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी अधिराज जी ने कुछ सोचते रहे कहा, उन्हें बिना माधव की तरफ देखते हुए कहा, रुको। माधव ने पलटकर अधिराज जी की तरफ देखा और पूछा, जी मालिक। अधिराज जी ने कहा, रणवीर को इस बात में भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना क्या हो सकता है। माधव ने बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं समझता हूँ मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा छोटे मालिक तक ये बात ना पहुँचे। ये कहकर माधव वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं अधिराज जी अपनी अभी सख्त एक्सप्रेशन के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सर रोलिंग चेयर पर पीछे की तरफ अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे से ही लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने रखे अपने फ़ोन को किसी का नंबर डायल करते हुए कहा, अपने फ़ोन पर लगा लिया। सामने से एक शख्स की आवाज़ आई, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो अधिराज जी ने कहा, उसे रोको, वो माही तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो सामने वाले शख्स ने कहा, लेकिन इस बार में उसके इरादे बहुत मजबूत लग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस बार माही तक पहुँच कर रहेगा। तो अधिराज जी ने उस पर भड़कते हुए कहा, तो तुम्हें इतने सालों से मैंने क्यों काम पर रखा हुआ है? अब तक रोका है ना उसे, तो अब भी तुम्हें ही रोकोगे। और हाँ, वो रणवीर के सामने नहीं आना चाहिए, वरना सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि शायद मेरे संभालने पर भी ना संभले। सामने वाले आदमी ने थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। यह कहकर उस आदमी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अधिराज जी ने रोलिंग चेयर से खड़े हुए और स्टडी रूम से बाहर निकल गए। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। वहीं माही आलती पालती मारे बेड पर अपनी हथेली पर चिन टिकाए अपने फ़ोन को देख रही थी, जो उसके सामने ही रखा हुआ था। माही ने रणवीर के जाने के बाद से उसे इतने मैसेज कर दिए थे कि शायद रणवीर ने भी का ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि माही इस तरह से मैसेज
से अटैक ही कर देगी। जेट में होने की वजह से रणवीर का फ़ोन स्विच ऑफ था और इस वजह से उसे वो मैसेज डिलीवर नहीं भी हुए थे। माही ने जब एक भी रिप्लाई नहीं देखा तो अब उसे रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने फ़ोन को ऐसे गुस्से से खोल रही थी जैसे उसके सामने उसका फ़ोन नहीं, खुद रणवीर बैठा हुआ हो। माही ने अपना फ़ोन उठाया और एक के बाद एक बार बार रणवीर को फ़ोन मिलाई जा रही थी। सामने से रिंग जा रही थी पर रणवीर फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। माही ने गुस्से से कहा, ऐसा करके तुम मेरे गुस्से को बढ़ा रहे हो रणवीर सिंह रजावत, बहुत पछताओगे। अब तुम करो मुझे कॉल, मैं तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाने वाली और तुमसे बात भी नहीं करूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।